गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पीछे क्लास में भी हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी लिया था। राष्ट्रवाद के बारे में हमने बताया था कि राष्ट्रवाद एक भाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, जिससे किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होता है। हम लोगों ने देखा था कि सबसे मजबूत इस समय का देश है फ्रांस, और फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। आइए थोड़ा सा हम लोग पहले वर्ल्ड का मैप देखते हैं, कौन महादेश किधर है। देखिए, ये हम लोगों का वर्ल्ड का मैप है। अगर हम बात करते हैं इधर का, तो यहाँ पर यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से इधर का कहलाता है एशिया महादेश, इधर कहलाता है यूरोप महादेश, ये नीचे वाला कहलाता है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश, इसका अगर हम बात करते हैं तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ये नीचे है अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश। ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड के मैप पर सबसे बड़ा महादेश एशिया है, उसके बाद दूसरा बड़ा महादेश अफ्रीका है। अफ्रीका थोड़ा और बड़ा महादेश है, अफ्रीका है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद यूरोप है, फिर अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। यहीं पर पूरा यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका जो देश है वो उत्तरी अमेरिका में है, और इधर नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये बर्फ से ढका क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश, इसको अंटार्कटिका कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये था वर्ल्ड का मैप। अब हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो हम लोगों ने कल सुना था कि फ्रांस को जब सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। ये कहने वाले हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच। आइए सबसे पहले हम फ्रांस के समाज के बारे में जानते हैं। हमने देखा था कि यहाँ लुई करके राजा बन रहा था। लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर एक शब्द कानून है। उसके बाद राजा लुई 15वां बनता है, उसके बाद राजा लुई 16वां बनता है, जिसकी विवाह होती है मेरी एंतुआनेट से। अगर हम बात करते हैं फ्रांस के समाज का, तो फ्रांस का समाज दो वर्गों में विभाजित था। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक को कहते थे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और एक का नाम था
सर्वसाधारण वर्ग। फ्रांस का साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। सर्वसाधारण वर्ग। फ्रांस का समाज दो वर्गों में बटा था। एक का नाम था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और एक का नाम था सर्वसाधारण वर्ग। विशेषाधिकार प्राप्त में दो लोगों को रखा गया था, दो वर्ग के लोगों को रखा गया था। एक को कहते थे पादरी और दूसरे को कहते थे कुलीन। और इसके अलावा जितना भी लोग थे सभी को सर्वसाधारण में। नाम है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इसका अर्थ होता है इन लोगों के पास विशेष अधिकार था। पादरी और कुलीन, पादरी का मतलब होता है चर्च में जो पूजा पाठ का काम कराते हैं, जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, उसी तरह चर्च में जो पूजा पाठ का काम करवाते हैं उनको पादरी कहते हैं। और पादरियों का जो हेड होता है उसे पोप कहा जाता है। कुलीन का मतलब होता है जमींदार, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, अमीर लोग को कुलीन कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में पादरी और कुलीन था। उसके अलावा जो भी आएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, यानी सब किसके अंतर्गत आएगा। और भी जितने लोग हैं मजदूर से लेकर के सभी लोग सर्वसाधारण वर्ग में आएंगे। तो फ्रांस का समाज दो वर्गों में बटा था, पादरी और कुलीन। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में दो लोगों को रखा गया था, पादरी और कुलीन। यहां सिस्टम उल्टा था, ज्यादा अमीर थे पादरी और कुलीन। फ्रांस का सिस्टम था कि टैक्स पादरी को नहीं लगता था और कुलीन को नहीं लगता था, जबकि टैक्स लगता था किस पर, सर्वसाधारण वर्ग पर। पादरी और कुलीन को टैक्स देना नहीं पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था सर्वसाधारण वर्ग में जितने लोग आते थे। पूरे फ्रांस में 90% संपत्ति इन लोगों के पास था और मात्र जनसंख्या इन लोगों का 10% और संपत्ति 90%। बल्कि इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण का परसेंटेज में ज्यादा था और इसके पास संपत्ति कम था। तो फ्रांस में सिस्टम क्या था, सर्वसाधारण से टैक्स लगेगा, पादरी और कुलीन को टैक्स नहीं मिलेगा। पादरी को एक स्पेशल मिला हुआ था कि पादरी चाहे तो इस पर भी टैक्स लगा सकता है, धार्मिक टैक्स लगा सकता है। पादरी को स्पेशल पावर मिला हुआ था, ये पादरी चाहे तो इस पर टैक्स लगा सकता था। तो फ्रांस का समाज दो वर्ग में था, एक का नाम था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और एक का सर्वसाधारण। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में कौन कौन आते हैं, पादरी और कुलीन, जबकि सर्वसाधारण वर्ग में आते हैं किसान, डॉक्टर और भी इसमें जितने बच गए सभी आते हैं। तो क्या पादरी से टैक्स लिया जाता था, तो नहीं। कुलीन से नहीं। टैक्स लगता किससे था, किसान और डॉक्टर्स जो भी सर्वसाधारण में आते थे। यानी पैसा इन लोगों के पास है और टैक्स इन लोगों को भरना पड़ेगा। क्या हमारे इंडिया में भी यही सिस्टम है, तो नहीं। गरीब लोगों से सरकार टैक्स नहीं लेती है, अमीर लोगों से टैक्स लेती है और गरीब लोगों को देती है। जिस तरह हम लोगों के यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह फ्रांस में भी दो स्टेट है। एक को कहते हैं पार्लियामेंट और एक को कहते हैं स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जिस तरह हम लोगों के यहाँ संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह फ्रांस में भी पार्लियामेंट और स्टेट जनरल है। पार्लियामेंट की बैठक में भाग लेते हैं राजा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इसमें सर्वसाधारण लोग भाग नहीं लेते हैं, जबकि स्टेट जनरल की बैठक में सभी लोग भाग लेते हैं। पार्लियामेंट की बैठक में भाग लेंगे विशेषाधिकार पद, यानी राजा बैठेगा पादरी और कुलीन के साथ, जबकि स्टेट जनरल की बैठक होगी
जब स्टेट जनरल की बैठक होगी तो इसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग भाग लेंगे और सर्व साधारण वाले भी भाग लेंगे। लेकिन लुई 14वां ने स्टेट जनरल की बैठक 1614 के बाद से नहीं बुलाया था। बोला क्यों बुलाना, बुलाएंगे तो हल्ला करेगा बिना मतलब में। जो नियम बना हुआ है उसी नियम पर आगे बढ़ते चलो। यानी स्टेट जनरल की बैठक 1614 के बाद नहीं हुआ था, जबकि पार्लियामेंट का बैठक होता था। राजा पादरी और कुलीन के साथ बैठ के नाश्ता पानी किया और बात खत्म हो गया। यानी स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी के बाद नहीं हुआ। लेकिन जब फ्रांस का राजा बनता है लुई 16वां, ध्यान से सुनिएगा, जब फ्रांस का राजा बनता है लुई 16वां, लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर शब्द कानून है। 15वां तक फ्रांस की स्थिति अच्छी रही। लेकिन जब राजा बनता है लुई 16वां, तो लुई 16वां का विवाह होता है। लुई 16वां का विवाह होता है मैरी एंतुआनेट से, मैरी एंतुआनेट से, जिनका उपनाम है मिसेज खर्चालू। इनके खर्च का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र 3 माह की बेटी के लिए 1000 नौकर रखे हैं। आप इसकी खर्च का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, मात्र 3 महीने की बेटी के लिए 1000 नौकर है। और जो नौकर इसकी बेटी को खुश रखेगा, जितना ही जेवर पहन के रहती है उसको गिफ्ट कर देगी, अगला दिन इसको फिर न्यू चाहिए। धीरे धीरे फ्रांस का खजाना खाली होने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि अब फिर से राजा को ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ने लगी। फ्रांस की स्थिति बहुत खराब होने लगी। अब राजा कह रहा कि पैसा आएगा कहां से? फिर से टैक्स लगेगा। किस पर टैक्स लगेगा? सर्वसाधारण पर। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर टैक्स नहीं लगेगा। पैसा है किसके पास? विशेषाधिकार प्राप्त के पास। बस टैक्स दे कौन रहा है? सर्वसाधारण वर्ग। अब इसी के लिए होने वाली है स्टेट जनरल की बैठक पूरे 175 सालों के बाद, यानी 1614 के बाद स्टेट जनरल की बैठक 1789 में होने वाली है। सभी लोग खुश हैं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग वाले भी खुश हैं, सर्वसाधारण वर्ग वाले भी खुश हैं। पादरी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से बैठक नहीं हुआ था, हम राजा से कह के और ज्यादा पावर मांगेंगे, और ज्यादा टैक्स लगाने का पावर मांगेंगे। किस पे? सर्वसाधारण पे। कुलीन कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद बैठक हो रहा है, हम भी राजा से कह के सर्वसाधारण पर टैक्स लगाने का पावर मांगेंगे। सर्वसाधारण भी खुश है। ये कह रहा दिक्कत किस बात का है? कमी पैसे के ना है, तो जबरदस्ती राजा को बोल करके इस दोनों पर टैक्स लगवा देंगे। अब समझ ही रहे होंगे कि बैठक कितना अच्छा होने वाला है। पादरी सोच रहा है हम और ज्यादा पावर मांगेंगे टैक्स लगाने का। किस पर? सर्वसाधारण पर। कुलीन कह रहा है कि हम भी टैक्स लगाने का पावर मांगेंगे, जबकि सर्वसाधारण कह रहा है कि दिक्कत किस चीज का? पैसे की दिक्कत ना है, जबरदस्ती बोल के ये दोनों पर टैक्स लगा देंगे। बैठक शुरू होती है 1789 ईस्वी में, क्योंकि राजा पादरी और कुलीन के साथ हमेशा बैठक करते रहता था पार्लियामेंट में। इसीलिए देख, वहां जब बैठक शुरू हुई तो राजा ने पादरी विशेषाधिकार प्राप्त का पक्ष लेना शुरू कर दिया। तो जो सर्वसाधारण के लोग थे उन्होंने कहा मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसको बाइकआउट करता हूं, और उन लोग वहां से उठ के चले गए। और उसके बगल में एक टेनिस कोर्ट था, वहीं जाके उन लोगों ने अपना सम्मेलन किया। वहां पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब लोगों को मालूम चला कि सर्वसाधारण वर्ग ने स्टेट जनरल की बैठक को बाइकआउट करके अपना बैठक किया है, तो सभी लोग वही टेनिस कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने प्रोग्राम बनाया 14 जुलाई 1789 का।
14 जुलाई 1789 का प्रोग्राम बनाया कि वहां का एक फेमस जेल है बास्तिल का जेल। बास्तिल का जेल राजा के निरंकुशता की निशानी है। निरंकुशता ये जो सब राजा किसी को सजा ज्यादा देता था तो वास्तिल के जेल में बंद करके छोड़ देता था। यानी वास्तिल का जो जेल है, वास्तिल का जेल कहाँ है? फ्रांस में। वास्तिल का जेल, वास्तिल का जेल किस चीज का निशानी है? वास्तिल का जेल राजा की निरंकुशता का निशानी है। तो वास्तिल के जेल को इन लोगों ने कहा कि 14 जुलाई 1789 को वास्तिल जेल पर हमला करके वहां के सभी कैदियों को छुड़ाना है। और वहां मात्र वास्तिल के जेल में 7 कैदी ही बंद थे। हमला करके वास्तिल के जेल में 7 कैदियों को छुड़ाता है और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हो गई। वास्तिल का जेल अब सर्वसाधारण रोड पर निकला हुआ है और कह रहा है कि ढूंढो किसको? लुई 16वां और मैरी एंटुआनेट को। इन दोनों ने फ्रांस की जनता को बहुत परेशान किया है। और एक वास्तिल का जेल और इन लोगों सर्वसाधारण का हेड बनता है रॉब्सपियर। रॉब्सपियर और रॉब्सपियर ने लुई 16वां और मैरी एंटोनेट दोनों को पकड़ के गिलोटीन चढ़ा दिया। यानी फ्रांस का राजा और रानी दोनों को गिलोटीन चढ़ा दिया गया। किस क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। आज के लिए इतना ही, बाय।